हेलो माय ऑल डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको लेसन्स प्रोवाइड कर रही थी ऑफ बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज का भी मेरा टॉपिक उसी से ही रिलेटेड है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 2, जो मेरा क्लास 11th का चैप्टर 2 चल रहा था। आज का भी मेरा टॉपिक उसी के बेसिस पे है। तो जो चैप्टर 2 का काफी लेंथियर चैप्टर है, बट अब थोड़ा फिनिश ही होने को है। तो मेरी जो सब टॉपिक चल रहा था वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ अ बिजनेस, ओपनिंग ऑफ अ कंपनी, ये मेरा टॉपिक चल रहा था। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो ये आपको नहीं पता होगा, और अगर आपने ये मेरे चैनल के मेरे ही लर्नर्स है, मेरे से ही सीखते हैं, तो आपको पता होगा कि 3 आपकी काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें से 2 के मैंने लेक्चर्स कंप्लीटली अपलोड कर दिए। अब मेरा एक ही डॉक्यूमेंट बचा है, जो कि आपका प्रोस्पेक्टस। तो चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। और लेसन स्टार्ट करने से पहले लर्नर्स, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो 3 आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, MOA, AOA और प्रोस्पेक्टस। ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते थे ना। तो उसमें से MOA क्या होता है, प्लस उसके क्लॉजेस क्या होते हैं, प्लस उसकी यूटिलिटी क्या होती है, सारे मैंने आपको अपनी लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर AOA क्या होता है, उसके क्लॉजेस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी मैं आपको अपने लेक्चर्स में अपलोड कर चुकी हूँ। आज का मेरा टॉपिक है आपका प्रोस्पेक्टस के बारे में। आज आप पढ़ोगे प्रोस्पेक्टस, उसके कंटेंट्स और स्टेटमेंट ऑफ ल्यू इन प्रोस्पेक्टस। आज की लेसन्स देखने के बाद आपको ये तीनों चीजें पता चल जाएगी कि ये क्या होती है। और लर्नर्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लास्ट तक मेरी वीडियो को विदाउट स्किप करिए, कंप्लीट देखा करिए, जिससे आपका ही बेनिफिट हो फ्यूचर में। तो पहली बात, प्रोस्पेक्टस को अगर हम डिफाइन करें तो, या अगर हम प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन को देखें या मीनिंग को देखें, तो हम कह सकते हैं अ प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, डॉक्यूमेंट और इन्विटेशन फ्रॉम द पब्लिक, ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। अगर मैं आपकी बात प्रोस्पेक्टस एक कंपनी के वे में ना करूं, तो आप लोगों ने स्कूल्स में जब आप एडमिशन लेते हो या आप अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप जाके उनका प्रोस्पेक्टस लेते हो। प्रोस्पेक्टस जितने भी अमाउंट का होता है, आपको उसके लिए कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। मैं स्कूल की बात कर रही हूँ या कॉलेजेस की। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप पे करते हो, तो वो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, चाहे मान लो सपोज करो 100 रुपीज हो या 200 रुपीज हो, जितना भी अमाउंट होता है आप उसे पे करते हो, तो आपको वो मिलता है। अब उस प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, सारी प्लस पॉइंट्स, ये सारी क्वालिटीज जो अगर आप उस इंस्टीट्यूशन में या अगर आप उस कैंपस में एडमिशन लेते हो, तो आपको क्या बेनिफिट होगे, व्हाट बेनिफिट यू विल गेट व्हाइल टेकिंग द एडमिशन इन दैट रिस्पेक्टिव कॉलेज और रिस्पेक्टिव कैंपस। तो वो आपको बताता है क्या, हमारा प्रोस्पेक्टस। तो अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है या कहीं आपको किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनना है, तो सबसे जो पहला पॉइंट होता है, वो पॉइंट आता है आपका कि आपको अपना जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे करके एक आप प्रोस्पेक्टस को इशू करो। और जब आप अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करते हो, तो उसके बाद जो फॉर्म आता है वही आपको भरना होता है। ये तो बात थी आपके स्कूल या कॉलेजेस की। ऐसे ही सिमिलरली ही बात होती है आपकी कंपनी की। जो एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें आपके
एडवर्टाइजमेंट होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, आपके सर्कुलर होता है, आपके नोटिस होते हैं, आपकी फीस रिसिप्ट होती है, या आपके वो सारे प्लस पॉइंट्स या हम एडवांटेजेस कह सकते हैं जो आपके उस रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन में, उस रिस्पेक्टिव कंपनी में होते हैं। अगर आप उसे कंपनी का हिस्सा बनते हो तो वो आपको मिले। एडवर्टाइजमेंट यानी प्रमोटरी मेटेरियल्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, सर्कुलर होते हैं, नोटिस होता है, फीस रिसिप्ट होती है, या एडवांटेजेस होते हैं उस कंपनी के, जब आप इसे मतलब उसका पार्ट बनते हो तो आपको वो मिले। और एक बात मैं और बता दूं कि कौन उसका पार्ट बन सकता है, या विच कंपनी कैन इशू आ प्रोस्पेक्टस। एक प्रोस्पेक्टस कौन सी कंपनी इशू कर सकती है, तो इसका आपका आंसर होगा पब्लिक कंपनी। जो एक पब्लिक कंपनी होती है वो ही एक प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। इसका भी रीजन आप क्यों करके पूछो, मुझे वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो क्यों करके हर चीज का आंसर पूछते हैं। तो इसका आंसर ये है, जो पब्लिक कंपनी इशू इसलिए कर सकती है क्योंकि वो पब्लिक डिपॉजिट करवा सकती है। पब्लिक डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, वो अमाउंट आपके पब्लिक से यानी आम जो आपकी जनता होती है पब्लिक से, वो इशू करने के लिए कह सकती है वाया योर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। एक पब्लिक कंपनी ही अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल के लिए ऑफर कर सकती है, एक प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। इसलिए पब्लिक कंपनी जब पब्लिक डिपॉजिट करवा सकते हैं इसलिए वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं करती। ये तो था आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस। अब बात आ जाती है आपकी इसके बाद क्या होता है और क्या चीजें आती है इसमें। तो जो प्रोस्पेक्टस, फिर अगर हम कह सकते हैं ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है विच इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक अलाउिंग देम टू परचेज देयर शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। यानी प्रोस्पेक्टस is thus a document which offers the right to a company to do public deposits via शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू आपके पब्लिक डिपॉजिट करवाने की कला जिस डॉक्यूमेंट में होती है उसी डॉक्यूमेंट का नाम प्रोस्पेक्टस होता है। होपफुली सो लर्नर्स आपको प्रोस्पेक्टस का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स मैं बता रही हूँ जो आपके प्रोस्पेक्टस में होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, अगर हम प्रोस्पेक्टस के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। इसमें पब्लिक में एक इन्विटेशन जारी करना होता है इसका मेन मोटिव। मतलब प्रोस्पेक्टस इशू ही इसलिए होता है कि जो आपकी पब्लिक है उसे इनवाइट कर सके। किस लिए इनवाइट कर सके? पब्लिक डिपॉजिट करने के लिए। फिर जो सेकंड इसका पॉइंट होता है एलिमेंट का, वो होता है द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। मतलब the invitation must be made by or on behalf of company। इसका मतलब होता है जो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है वो एक कंपनी कर सकती है। वो कौन सी कंपनी कर सकती है? प्राइवेट पब्लिक कंपनी कर सकती है। तो जो आपका इन्विटेशन होता है ना, वो या तो कंपनी ही इशू कर सकती है
पब्लिक डिपॉजिट के लिए या उसके बिहाफ का कोई बंदा कर सकता है, बट कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं एक पब्लिक कंपनी का हिस्सा नहीं हूँ और मैं सोचूं कि मैं प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकूं, तो मैं उसे इशू नहीं कर सकती, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, वही बंदा एक प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकता है जो एक कंपनी का मेंबर हो, और कंपनी कौन सी, पब्लिक कंपनी का वो मेंबर हो। फिर जो थर्ड पॉइंट होता है इसमें, द इन्विटेशन मस्ट बी मेड टू सब्सक्राइब और परचेज द शेयर्स और डिबेंचर्स। मतलब जो इन्विटेशन दिया जाता है मस्ट बी मेड टू सब्सक्राइब शेयर्स और डिबेंचर्स। मतलब ये इनविटेशन आपके शेयर्स और डिबेंचर्स को ही बाय करने के लिए यूज होता है। मतलब जो आपका मेन मोटिव होता है इसमें, वो शेयर्स को या डिबेंचर्स को या शेयर्स और डिबेंचर्स जैसे अदर इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करना ही होता है। और किसी वे में आप इन कैश पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकते, आपको शेयर्स, डिबेंचर्स या कोई अदर सच इंस्ट्रूमेंट्स को ही यूज करना पड़ता है। फिर इसके बाद जो होता है वो मैं आपको कंटेंट्स बता देती हूँ, क्यों कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं आपके प्रोस्पेक्टस के, क्या क्या ये एलिमेंट्स है, मैं आपको कंटेंट्स बता रही हूँ क्या क्या प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं। जो पहली चीज कंटेंट होती है प्रोस्पेक्टस की, वो होता है आपका कंपनीज नेम, आपके कंपनी का नाम होना चाहिए उसमें। और सेकंड होता है आपका एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। मतलब जो आपका ऑफिस है जहां पे आपकी कंपनी सिचुएटेड है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस ये प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। फिर जो थर्ड होता है वो होता है आपके मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। जो आपकी कंपनी खुली है उसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस लिए वो सर्व करते हैं, और एक पब्लिक आके अपना डिपॉजिट उसमें करे तो क्यों करे, क्या उसे बेनिफिट मिलेगा करने का, तो वो मेंशन होना चाहिए। फिर जो आपकी फोर्थ चीज होती है इसमें, वो होती है द नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। द नंबर ऑफ शेयर्स प्लस डिबेंचर्स ऑफर्ड बाय कंपनी। एक कंपनी कितने अमाउंट के अपने शेयर्स और डिबेंचर्स देने के लिए रेडी होती है, या एक ये भी कह सकते हैं पब्लिक कितने अमाउंट के शेयर्स और डिबेंचर्स एज अ पब्लिक डिपॉजिट लेने के लिए रेडी होती है, वो इसमें आता है। फिर फिफ्थ पॉइंट इसका होता है, फिर आता है जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं शेयर्स के, डायरेक्टर्स ऑफ शेयर्स, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन मतलब वो किस डिग्री को बिलोंग करते हैं और क्या उनकी वर्किंग स्ट्रेटेजी है, वो आता है। फिर आता है आपका रिनॉमिनेशन टू द डायरेक्टर्स, मेनली मेन डायरेक्टर। मतलब जो आपका मेन डायरेक्टर होता है उसका रिनॉमिनेशन। अब आप मेरे से पूछे कि रिनॉमिनेशन का क्या मतलब होता है, ये आपका वैसे तो 12th का कॉन्सेप्ट है, आपका प्रिंसिपल है आपका रिनॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स, 12th का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 है बिजनेस स्टडीज का। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ, रिनॉमिनेशन में आती है आपकी सैलरी प्लस ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, सारे मनी से रिलेटेड और जो मनी से रिलेटेड नहीं होते आइटम्स इन इट। जो भी पैसा या पैसों की तरह और चीज या अदर देन मनी चीजें आपकी एक ओनर ऑफ अ कंपनी अपने एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स को देता है, उसे कहते हैं रिनॉमिनेशन, वो आता है फिर इसमें। फिर जो हमारी 7th चीज आती है वो आती है हमारी एड्रेस, नेम एंड ऑक्यूपेशन ऑफ डायरेक्टर्स। एड्रेस, नेम एंड ऑक्यूपेशन ऑफ डायरेक्टर्स। पहला नेम और एड्रेस किसका था, कंपनी का। अब नेम और एड्रेस किसका है, डायरेक्टर्स का। फिर आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको लिखनी पड़ेगी, वही मैंने आपको बता दिया ना कितना अमाउंट आपको मिनिमम पे करना होता है पब्लिक डिपॉजिट के लिए, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पेड वो मेंशन होना चाहिए इसमें। फिर उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। मतलब आपकी जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट बनी है
जितना अमाउंट आपने गेट किया है उसकी ओपनिंग डेट कब वो बनी थी और क्लोजिंग डेट कब वो खत्म होएगी, ये आपका मेंशन होना बहुत जरूरी होता है इसमें। फिर 10th चीज आती है आपके राइट्स ऑफ ईच शेयर होल्डर। आपके जो सारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनके क्या क्या राइट्स है उन शेयर्स पे, उन कंपनी पे, ये होता है। और जो लास्ट 11th पॉइंट होता है वो आपके कंटेंट में आता है आपका इसका, अ रीजनेबल टाइम एंड प्लेस एट विच कॉपीज ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शेयर्स एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ द कंपनी में बी इंस्पेक्टेड। मतलब पोस्ट ऑडिट आता है इसमें। आपको ऑडिट का नाम आपने पढ़ा होगा, वैसे ही आपका ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप बीकॉम या बीबीए या बीसीए करोगे तब आएगा इसमें। ऑडिट मतलब वैसे होता है रीचेकिंग। तो कॉस्ट ऑडिट आपकी मतलब जो आपके अमाउंट आपने अकाउंट्स बनाए हैं उनकी कैसे ऑडिटिंग होएगी, कैसे चेकड होएगी, किस अमाउंट में वो रिवैल्यूड होएगी, ये आता है आपका कंटेंट्स में। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो ये आपके यहाँ से लेकर कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में ये सारे आपके कंटेंट्स है, 11 कंटेंट्स होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। आज की लेक्चर्स देखने के बाद आपको सारा प्रोस्पेक्टस के बारे में पता चल जाएगा, इसके बाहर की कोई टर्म नहीं होती। तो a statement in lieu of prospectus is a draft in accordance with the prospectus set in Schedule 3rd of Companies Act 2013. It contains information varies from the prospectus. क्या समझे? देखो वैसे अगर हम एक सिंपल बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ ल्यू इन प्रोस्पेक्टस और आपका प्रोस्पेक्टस बिल्कुल सिमिलर थिंग होती है, दे आर टोटली सिमिलर। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो प्रोस्पेक्ट, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए दोनों ही आपके पब्लिक कंपनी इशू करती है। अगर आप ये सोचे कि कोई भी प्राइवेट कंपनी इशू करती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों ही पब्लिक कंपनी इशू करती है। फिर स्टेटमेंट ऑफ ल्यू इन प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस में आपका डिफरेंस ये होता है, जो प्रोस्पेक्टस होता है वो तो आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी पब्लिक शेयरिंग या पब्लिक डिपॉजिट ऑफर करता है पब्लिक के थ्रू वाया योर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये तो बात आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात करें तो ये जो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है, कई बार एक पब्लिक कंपनी सोचती है कि वो अपने पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक से ना करवाए। मतलब पब्लिक कंपनी कई बार सोचती है कि वो अपनी पब्लिक डिपॉजिट मतलब वो अपने पब्लिक डिपॉजिट ना करे लेकिन किसी और वे में अपने डिपॉजिट करे। डिपॉजिट तो करे, अपनी कैपिटल तो बढ़ाए, लेकिन वो पब्लिक के वे में ना बढ़ाए, मतलब पब्लिक से ना मांगे वो कैपिटल, किसी और वे में करे। तो किसी और में वे में वो कैसे कर सकती है, वो अपनी या तो प्राइवेट सोर्सेज के अकॉर्डिंग कर सकती है। अब प्राइवेट सोर्सेस क्या होते हैं, मतलब सीक्रेटली कोई किसी का नोन बंदा है, उसने उसे उसके अकॉर्डिंग लोन दे दिया। कोई किसी का दूसरा नोन बंदा है, कंपनी का कोई मेंबर है, उसने उसे लोन दे दिया, उसने उसके शेयर्स डिबेंचर्स खरीद लिए। मतलब इसमें आपकी जो पब्लिक डिपॉजिट के लिए ऑफर दिया जाता है वो कॉमन पब्लिक को ना देते हुए किसी ऐसे बंदे को दिया जाता है जो ऑलरेडी कंपनी का नोन हो, और वो बात वो सीक्रेट रखे और वो बात वो प्राइवेट रखे। तो आपका स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस आता है। और जो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है, इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी प्रोस्पेक्टस की तरह होती है। मतलब क्या क्या इसकी जो टर्म्स होते हैं वही मेन पॉइंट्स होते हैं, वही मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, वही एडवर्टाइजमेंट फॉर्म, सर्कुलर नोटिस, फीस रिसिप्ट, एडवांटेजेस, सब वही होता है। बट इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, वो प्रोस्पेक्टस आपकी पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक से करवाती है, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस आपका डिपॉजिट करवाता है बट पब्लिक से नहीं करवाता, आपके उन मेंबर से करवाता है जो ऑलरेडी कंपनी का एक पार्ट हो। उसमें जो कंपनी में जो लोग होते हैं वो आपके जो पैसा रेज करते हैं वो ऑलरेडी किसी एक नॉन एक्यूटेंस का पार्ट हो, लेकिन इसमें डायरेक्टली पब्लिक से डिपॉजिट नहीं करवाया जाता है। इस केस में स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस यूज होता है। और ये आपके हु इशूड इट, कौन इसे इशू करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार आपका इसका इशू करता है और आपको रजिस्ट्रार के पास इसका रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी है। और
इसके अलावा एक और भी पॉइंट इसका बनता है कि रजिस्ट्रार के पास नेसेसरी है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना, और जो आपका मेन पॉइंट है इसमें वो आपके सिमिलर प्रोस्पेक्टस की तरह होगे, बस प्रोस्पेक्टस आपका पब्लिक डिपॉजिट करवाता है, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस आपका पब्लिक डिपॉजिट नहीं करवाता। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली सो लर्नर्स आपको आज के लेक्चर समझ आ गए होंगे। आज के लेक्चर्स में आपने समझा प्रोस्पेक्टस क्या होता है, डिटेल में समझ लिया प्रोस्पेक्टस क्या होता है, फिर उसके बाद आपने ये देख लिया एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रोस्पेक्टस के, आपने ये देख लिया कंटेंट्स क्या होते हैं प्रोस्पेक्टस के, आपने इनके डिटेल्ड में कंटेंट समझ लिया, और लास्ट में आपने देख लिया कि स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है डिटेल्ड में। तो होपफुली सो लर्नर्स आज के लेक्चर्स आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको लेक्चर समझ आए हो और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्यूटेंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी भी वर्ड में, मैं आपको मीनिंग और सेंटेंसेस और डेफिनेशंस तो कह ही नहीं रही, अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का बहुत जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगी। ओके लर्नर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।